इसके बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुभ समाचार में अब बात उस शुभ खबर की कर लेते हैं जिसे सुनकर हर भारतीय को गर्व होगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार जो है पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए संकल्प को अपना पूरा तरीके से तैयार है, उसको पूरा करेगी। यानी पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। आर्टिकल 370 झांकी है, पीओके पर पिक्चर अभी बाकी है। करीब 2.5 साल पहले 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से राज्य को आजाद कराया। तब पूरे हिंदुस्तान से यही एक आवाज उठी थी और अब 2.5 साल बाद ये संकल्प एक बार फिर बुलंद किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कठुआ में जम्मू कश्मीर के संस्थापक महाराज गुलाब सिंह की 20 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। यहीं पर जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो एक सवाल के जवाब में पीओके को भारत में शामिल करने का संकल्प दोहराया। 1994 में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत सरकार की ओर से प्रस्ताव लाया गया था जब सरकार नरसिम्हा राव जी की थी संसद में कि यदि कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई विषय है तो वो मात्र इतना कि जो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए, और ये हमारी प्रतिबद्धता है। 27 अक्टूबर 2019 को जब प्रधानमंत्री मोदी दिवाली मनाने जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के बीच पहुंचे थे, तब उन्होंने कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को लेकर अपनी कसर जाहिर की थी। जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किए, भारत की पीठ में खंजर गाड़ने की कोशिश की, कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। तब से लेकर अब तक भारत कई बार पीओके को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता रहा है। करीब 2 साल पहले मौसम विभाग ने वेदर बुलेटिन में पहली बार पीओके के इलाकों को शामिल कर भारत के संकल्प की झलक दिखाई थी, और अब केंद्रीय मंत्री ने पीओके को लेकर संकल्प दोहराया है। तो क्या माना जाए कि पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने का वो वक्त अब आ गया है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात इमरान खान के हृदय परिवर्तन की करते हैं। सियासी संकट और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे के बीच पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की जमकर तारीफ कर दी है। भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाने में जुटे इमरान अचानक भारत के बड़े फैन बन गए हैं। उनके इस बदलते अंदाज से हर कोई हैरान है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। जब कुर्सी पर मंडराया खतरा तो इमरान खान को याद आया हिंदुस्तान। इमरान खान ने बांधे भारत की तारीफों के पुल। इमरान खान ने मोदी सरकार की तारीफ में पढ़े कसीदे। भारत को इमरान ने किया सैल्यूट। हिंदुस्तान की विदेश नीति को इमरान ने किया सलाम। भारत को दिन रात कोसने वाले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अचानक हिंदुस्तान के सबसे बड़े फैन बन गए हैं। इमरान ने खैबर पख्तूनख्वा के मलकंद जिले में एक बड़ी जनसभा में भारत की तारीफों के पुल बांधे और कहा कि भारत की विदेश नीति उसके अपने लोगों के लिए है। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है।
इमरान ने अमेरिका और रूस से भारत के बराबर के संबंध को लेकर तो तारीफ की ही, उन्होंने यूक्रेन संकट पर पाकिस्तान को दबाव में लेने के लिए यूरोपीय संघ की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के राजनयिक जो बात पाकिस्तान से कहते हैं वही बात भारत को कहने से डरते हैं। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पाकिस्तान को कहा कि आप रूस के खिलाफ बयान दें। मैंने उनसे सही पूछा कि क्या आप हिंदुस्तान को ये कहेंगे? इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए, और हम कोई इनके गुलाम है कि हमें कहें जनाब आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें। पिछले 4 साल से भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा अभियान चलाने वाले इमरान के इस रंग को देखकर हर कोई हैरान रह गया। इमरान ने UNOIC से लेकर हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रखी है। हालांकि भारत के बढ़ते प्रभाव की वजह से उन्हें कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, जिसके चलते वो लगातार हताश रहे हैं। ऐसे में वो हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं तो अचरज होना सहज है। उधर पाकिस्तान में सियासी उठापटक चल रही है। दरअसल पाकिस्तान की राजनीति एक बार फिर अपने इतिहास को दोहराने की ओर बढ़ रही है। पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है और अब इमरान खान को भी सत्ता से बेदखल करने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के खिलाफ 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। इस वोटिंग से इमरान डरे हुए हैं क्योंकि उनकी पार्टी के ही कई सांसद उनके खिलाफ हैं और ऐसे हालातों के बीच उनके मुंह से दुश्मन देश भारत की तारीफ निकलती है तो सवाल उठना लाजिमी है। आखिर अचानक इमरान भारत के फैन कैसे बन गए? क्या इमरान को हिंदुस्तान पसंद है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात जो है अब कर लेते हैं POK की, और पाकिस्तान और इमरान खान की हो रही है तो बात देखिए कश्मीर फाइल्स की भी कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की ताबड़तोड़ कमाई जारी है। इस वक्त जो है थिएटर्स में सिर्फ द कश्मीर फाइल्स का बोलबाला चल रहा है। आप भी लगातार ऐसी खबरें देख रहे होंगे। कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बनी ये फिल्म हर किसी का सीना जो है चीर कर रख दे रही है, और जो भी इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर के अंदर जा रहा है वो बाहर आंखों में नमी के साथ लौट रहा है। आंखें उसकी नम हो जा रही हैं। आइए जानते हैं कि फिल्म ने लगातार 9 दिन में कितना कलेक्शन किया है। देखिए, फिल्म ने पहले दिन लगभग 3.5 करोड़ रुपए की कमाई की। दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा लगभग 9 करोड़ तक पहुंच गया। देखिए, तीसरे दिन की बात करें तो लगभग 15 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। तो वहीं चौथे दिन भी इसी मोमेंटम को कश्मीर फाइल्स ने जारी रखा है। बिल्कुल। 5वें दिन की बात करें तो 18 करोड़ और 6वें दिन यह आंकड़ा 19 करोड़ को पार कर गया। 7वें दिन 18 करोड़ के पार पहुंचा तो फिल्म 8वें दिन इंडिया में 19 करोड़ के पार पहुंचकर कारोबार करती हुई नजर आई है। बिल्कुल, रफ्तार बढ़ती ही चली गई। और देखिए 9वें दिन की बात करें तो यानी कल द कश्मीर फाइल्स ने इंडिया में 24 करोड़ 80 लाख रुपए कमा लिए। बॉक्स ऑफिस पर ये कलेक्शन है। वीकेंड की वजह से कारोबार में एक बड़ा उछाल भी देखा गया। जानकारी ये भी मिल रही है कि ये फिल्म 300 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्मों के क्लब में भी शामिल हो गई। साथ ही फिल्म को जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है उसके बाद स्क्रीन के नंबर्स भी बढ़ाए गए हैं। और चलिए बात अगली खबर की। कल जापान से भारत के लिए खुशखबरी आई थी, वो आज ऑस्ट्रेलिया भारत को गुड न्यूज़ देने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन आज शुरू होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन भारत में 1500 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान करने वाले हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। पहले जापान और अब ऑस्ट्रेलिया। जापान के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से आने वाला है शुभ समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दोपहर 12:30 बजे के करीब वर्चुअल शिखर सम्मेलन होने वाला है और एक गुड न्यूज वहीं से आने वाली है। जी हां, इस शिखर सम्मेलन से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन भारत में 1500 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान करने वाले हैं। ये ऑस्ट्रेलिया सरकार का भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। भारत में आपका गर्मजोशी से स्वागत। शिखर सम्मेलन में भारत और ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में एक AMU पर हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर के बाद ऑस्ट्रेलिया से धातु, कोयला और लिथियम की पहुंच भारत में बढ़ जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया इस महीने के अंत तक व्यापार समझौता कर लेंगे। साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में एक केंद्र भी बनाएंगे। अंतरिक्ष, साइबर गतिविधियों, प्रौद्योगिकी, कृषि,
शिक्षा और प्रसारण पर भी घोषणाएं होंगी। दोनों देशों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में भी निवेश समझौता हो सकता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की ओर से 29 प्राचीन भारतीय कलाकृतियों को लौटाने का ऐलान भी किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में काफी मजबूती आई है। दोनों ही देश द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और उन्हें विस्तार देने पर तेजी से काम कर रहे हैं। इसलिए इस शिखर सम्मेलन में कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों देश क्षेत्रीय हित के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को हुआ था। अब दोनों देशों के बीच ये दूसरा वर्चुअल शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को आज मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। जनरल बिपिन रावत के अलावा देखिए गुलाम नबी आज़ाद समेत कई लोगों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामों का ऐलान जो है, घोषणा जो है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ही कर दी गई थी। वे लोग जिन्होंने देश की आन बान और शान को बढ़ाया है, वे लोग जो देश की तरक्की में साझीदार बने हैं, उन्हें पद्म सम्मान से नवाजा जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ही उन खास नामों का ऐलान हो चुका है। औपचारिक रूप से आज उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस बार 4 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान, 17 लोगों को पद्म भूषण सम्मान और 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। पद्म पुरस्कारों में एक नाम देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का भी है। आज देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। जनरल बिपिन रावत आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन देश को उनका योगदान याद है। 31 दिसंबर 2019 को देश के पहले सीडीएस की जिम्मेदारी दी गई थी। सीडीएस का पद दिए जाने से पहले वो देश के 27वें थल सेनाध्यक्ष रहे। 1 सितंबर 2016 को उन्हें सेना का उप प्रमुख बनाया गया था। उन्होंने तीनों सेनाओं की क्षमताएं बढ़ाने में अहम योगदान दिया। सीडीएस के पद पर रहते हुए जनरल रावत ने रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के विजन को आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि अगर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनना है तो उसे स्वदेशी हथियारों का उत्पादन बढ़ाना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका में जनरल बिपिन रावत देश की तीनों सेनाओं को एक साथ मिलाकर काम करने की क्षमताओं पर काम कर रहे थे। सेना के तीनों अंगों के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। सीडीएस जनरल रावत का पिछले साल 8 दिसंबर को तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। सीडीएस जनरल रावत के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, राधेश्याम खेमका और प्रभा अत्रे को भी पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा जाएगा, जबकि 17 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और पूर्व सचिव राजीव महर्षि को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, SII के MD साइरस पूनावाला को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा, जबकि 107 लोगों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। ओलंपियन नीरज चोपड़ा, प्रमोद भगत, वंदना कटारिया और गायक सोनू निगम को पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। इन हस्तियों और उनके परिवार वालों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक विशेष समारोह में सम्मानित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। दिल्ली NCR में पारा जो है 36 डिग्री के पार होने से गर्मी अचानक बढ़ गई। रविवार को तो दिल्ली के कुछ इलाकों में इतना ज़्यादा तापमान बढ़ गया, यानी 40 डिग्री के सेल्सियस तक ये पहुंच गया। मौसम विभाग की माने तो इस सप्ताह भी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है।
गर्मी से बचने के लिए थोड़ी सी सावधानी हमें और आपको बीमार होने से बचा सकती है। देखिए, ये तरबूज के स्टॉल, ये छतरी में सड़क पार करते लोग, चेहरे पर दुपट्टा लपेटे ये लड़कियां। ये तस्वीरें बता रही हैं कि गर्मी आ गई और सिर्फ आ ही नहीं गई, आते ही छा भी गई। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में पारा तेजी से चढ़ रहा है। घरों में पंखे के साथ साथ अब एसी भी चलने लगा है। दिल्ली में तो पिछले कई दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है। रविवार को दिल्ली में इस सीजन का सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के सफदरजंग और लोधी रोड में 38.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य तापमान से 7 डिग्री ज्यादा है। वहीं पीतमपुरा इलाके में अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के करीब है। 2013 के बाद ये पहला मौका है जब दिल्ली में मार्च के महीने में इतनी गर्मी पड़ रही है और माना जा रहा है कि आने वाले 6 से 7 दिनों तक दिल्ली वालों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इससे पहले दिल्ली में लू और गर्म हवाओं की चेतावनी जारी करते हुए भारतीय मौसम विभाग ने कहा था कि इस बार गर्मी समय से पहले आई है। मार्च के अंत में राजस्थान में विपरीत चक्रवाती हवाओं का दौर बनता है, जो कि इस बार पहले बन गया। किसी तरह का पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय नहीं रहा। इसकी वजह से थार मरुस्थल और मध्य पाकिस्तान से गर्म हवाएं आने लगी। सूखी हवा और आसमान साफ होने की वजह से भी न्यूनतम और अधिकतम तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। बहरहाल मार्च में ही मई जून जैसी गर्मी से लोग परेशान हैं और फिलहाल राहत के कोई संकेत भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्रीनगर का फेमस ट्यूलिप गार्डन बुधवार से पर्यटकों और सैलानियों के लिए खुलने वाला है। देश और दुनिया के सैलानियों के लिए 50 से ज्यादा किस्मों के करीब 2 लाख से ज्यादा ट्यूलिप इस बार पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनने वाले हैं। गार्डन में इस बार पहले से ज्यादा रौनक भी है और पहले से ज्यादा फूलों की किस्में यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली हैं। देखिए रिपोर्ट। ये है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। कश्मीर की गोद में बसा फूलों का ये बाग दुनिया भर के पर्यटकों की पसंद है और हर साल की तरह अब ये सैलानियों के स्वागत को तैयार है। श्रीनगर का फेमस ट्यूलिप गार्डन बुधवार से पर्यटकों और सैलानियों के लिए खुलने जा रहा है। वैसे तो मार्च के आखिर में ट्यूलिप खिलते हैं, लेकिन इस बार चढ़ते तापमान की वजह से ये जल्दी खिल गए और ट्यूलिप के खिलने के साथ ही कश्मीर में पर्यटन का आगाज हो गया है, क्योंकि आमतौर पर ट्यूलिप गार्डन खुलने के साथ ही कश्मीर में पर्यटन की शुरुआत मान ली जाती है। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। यहाँ तक कि देश में अगर देखें तो कश्मीर में ही आबो हवा ट्यूलिप्स के खिलने के लिए काफ़ी माजून है। मार्च के अंत तक ये ट्यूलिप गार्डन दर्शकों, आम लोगों और पर्यटकों के लिए खोला जाता है, लेकिन इस साल मार्च के मध्य में ही ट्यूलिप गार्डन के फूल खिलने लगे, क्योंकि तापमान में अचानक मार्च के महीने के दौरान कश्मीर में बढ़ोतरी देखी गई। श्रीनगर की जबरवन पहाड़ों की तलहटी में बना ये ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। 50 से ज्यादा किस्म के 20 लाख ट्यूलिप इस गार्डन में लगाए गए हैं। लाखों की तादाद में पर्यटक इन फूलों की खूबसूरती निहारने यहाँ आते हैं। हर बार की तरह इस बार भी ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप की कुछ नई वैरायटी को शामिल किया गया है, ताकि जो पर्यटक हर साल इधर का रुख करते हैं उन्हें कुछ नया देखने को मिले।
इस साल हमारे यहाँ पे अबाउट 68 वैरायटीज़ ऑफ ट्यूलिप्स है, जिसमें 6 वैरायटीज़ हमने नई लाई हुई है। साथ साथ में डेफोडिल्स हैं, मस्करीज हैं, हाइसिंथ्स हैं और स्प्रिंग ब्लूमिंग ट्रीज़, श्रब्स, वो भी यहाँ पे आपको टूरिस्ट को देखने के लिए मिलेंगे। और हम इंशाल्लाह हमारा एक अंदाज़ा है कि ये सीज़न भी हमारा इंशाल्लाह अच्छा ही निकलेगा। पिछले 2 सालों में कोरोना काल में भी टुलिप गार्डन देखने वाले पर्यटकों का आना जारी रहा। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अब जबकि कोरोना का साया लगभग खत्म हो गया है, इस बार ज्यादा संख्या में पर्यटक इधर का रुख करेंगे। एक्चुअली हमारे 2.25 लाख आए थे, लेकिन 80,000 हमारे जो है बाहर के टूरिस्ट आए थे, जो बाकी स्टेट से आए हैं पिछले साल। लेकिन इस साल हमारा अंदाज़ा है कि उससे ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है 2 साल से देयर हैज़ बीन नो एक्टिविटी, पीपल हैव गॉट नो चांस टू विजिट एनी रिक्रिएशनल प्लेसेस, सो नाउ दे हैव गॉट अ चांस टू कम हियर एंड विजिट दिस प्लेसेस। अलग अलग रंगों में ताजगी से भरे ये फूल न सिर्फ आंखों को सुकून देते हैं, बल्कि आपसे बहुत कुछ कहते से लगते हैं। यही वजह है कि 2 पल सुकून के बिताने के लिए इन फूलों की खूबसूरती और ताजगी को अपने भीतर उतारने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। हर साल हजारों की तादाद में पर्यटक उस घड़ी का इंतजार करते हैं जब श्रीनगर का ये टुलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है। अब की बार 23 मार्च से श्रीनगर का ये टुलिप गार्डन पर्यटकों और आम लोगों के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे, टुलिप गार्डन श्रीनगर। दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने यानी चरतीलाल गोयल हेरिटेज पार्क जो है दिल्ली और देश के लोगों के लिए बनकर अब तैयार हो चुका है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इस पार्क का उद्घाटन रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। देखिए। जामा मस्जिद तो दूसरी तरफ लाल किले का दीदार। तैयार है चरतीलाल गोयल हेरिटेज पार्क। ये पार्क 4 साल की मेहनत के बाद बनकर तैयार हुआ है। ये जो जगह थी, पहले यहाँ कचरा और धूल मिट्टी नज़र आती थी, लेकिन अभी इसका दीदार करेंगे तो खूबसूरत पार्क यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। आपके स्वागत को तैयार है दिल्ली की विरासत को समेटे चरतीलाल गोयल हेरिटेज पार्क। रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इस पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क में मुगल स्टाइल में बारादरी बनाई गई है। खूबसूरत फूल हरोर लगाए गए हैं। बेकार पड़ी इस जमीन को हेरिटेज पार्क में तब्दील करने में 4 साल का वक्त लग गया। खूबसूरती और सकारात्मक ऊर्जा बिखेरते इस पार्क को बनाने के पीछे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल की सोच रही। दरअसल दिल्ली विधानसभा के पहले स्पीकर चरतीलाल गोयल, जिनके नाम पर ये हेरिटेज पार्क बना है, उसे विजय गोयल अपने पिता की याद से जोड़ते हैं। देखिए, इस पार्क की कल्पना मैंने 2017 में की थी। तब मैं राज्यसभा का मेंबर था और केंद्र में मंत्री था जाके जी, क्योंकि मेरे को हेरिटेज और चांदनी चौक से बहुत लगाव है। और मेरे पिताजी अक्सर कहते थे आप चांदनी चौक का, हेरिटेज का डेवलप करना चाहिए आपको। उनका चांदनी चौक वर्षों से ताल्लुक रहा और वो दिल्ली विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे जी। तो इस पार्क को हमने शुरू किया था, तब यहाँ उबड़ खाबड़ था, एनक्रोचमेंट्स थी, उनको हटाया। इसमें बहुत साल लग गए, मुकदमेबाजियाँ हुई। इस हेरिटेज पार्क की खूबसूरती का जिक्र करते हुए विजय गोयल इस पार्क की खासियत के बारे में भी बताते हैं। इस पार्क की खास बात क्या है? इस पार्क की विशेषता ये है कि देश विदेश के पर्यटकों को ये लुभाएगा, क्योंकि जब आप बाहर आएंगे तो आपको चांदनी चौक की चाट, चांदनी चौक के व्यंजन मिलेंगे, साथ में हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें आपको देखने मिलेंगी। जब अंदर आएंगे तो पार्क के अंदर वो सब चीज़ें होंगी जो एक हेरिटेज हवेलियों में हुआ करती थी। उसके अंदर आर्च होगी, उसमें छज्जे होंगे, उसमें आर्चिस होंगे, उसमें पिलर्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब से परफॉर्मेंसेस होंगी, तो लोगों को
ऑल इन वन मिलेगा यहाँ पर इस पार्क के अंदर। इस हेरिटेज पार्क को बनाने में कई सांसदों ने भी दिलचस्पी दिखाई और अपने स्तर पर सहयोग भी किया। राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली ने भी इस पार्क को बनाने में 2 करोड़ रुपए का सहयोग दिया। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने जनता के पैसे को जनता के काम में लगाया। ये विजय जी ने बोला कि इतना अच्छा खूबसूरत सा चीज हो रहा है, तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा पैसा तो है नहीं, देखिए कोई एमपी का ये पर्सनल पैसा होता नहीं है, ये एमपी लैड का पैसा होता है, जनता का ही पैसा होता है, देश का ही पैसा होता है। तो ये बहुत बड़ा मौका मेरे लिए भी है कि चरतीलाल जी के इतना खूबसूरत सा एक उनके नाम से हेरिटेज पार्क बना रहेगा। देश विदेश से लोग आएंगे, यहाँ घूमने आएंगे, देखे आएंगे, उनका नाम रोशन होगा। इस पार्क का डिजाइन लाल किले की तर्ज पर नजर आता है। यहाँ मुगल अंदाज में छतरी भी लगाई गई है। लाल रंग के लैंप भी पार्क में लगाए गए हैं। ओपन थिएटर की भी व्यवस्था है। कुल मिलाकर मनोरंजन का पूरा इंतजाम है। तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि पार्क अब आम जनता के लिए खुल गया है। दिल्ली से श्रुतिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पेरिस के एफिल टावर की ऊंचाई 6 मीटर बढ़ा दी गई है। दरअसल एफिल टावर का नया डिजिटल रेडियो एंटीना इसमें अटैच किया गया है, जिसके चलते टावर की ऊंचाई बढ़ गई है। 19वीं सदी के अंत में गुस्ताव एफिल द्वारा निर्मित इस टावर की ऊंचाई DAB प्लस डिजिटल ऑडियो एंटीना लगाने के बाद अब 330 मीटर हो गई है। इस एंटीना को एफिल टावर की चोटी पर एक हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया है। लाइव टेलीविजन प्रसारण में हेलीकॉप्टर को टावर के ऊपर बेस पर एंटीना को लगाए हुए दिखाया गया है। पिछले 100 सालों से इसका उपयोग प्रसारण के लिए किया जा रहा है और इसके शिखर की ऊंचाई इससे पहले भी कई बार बदली गई है। जब इस पर से पुराने एंटीना को बदल दिया जाता है, ऐसा कई बार हुआ है। और इसी के साथ वक्त हो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट का, यानी सोशल मीडिया के वो शानदार चटपटे वीडियोस जो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाते हैं। अम्मा आज तुम हमें बताई दो कि हम पंडित रामफल के फल है ये जुम्मन लाल के लाल। देखो ऐसा है भाई, तुम्हारा जो स्वभाव है वो जो है वो जुम्मन लाल जैसे है, लेकिन तुम्हारा शकल बिल्कुल पंडित रामफल जैसे है। ये देखो तुम्हारे पिताजी का फोन, हमारे पंडित रामफल का फोन आ गया। सक्सेना जी, आप तो मजदूरों के बहुत बड़े नेता हैं। मजदूरों के नेता तो हैं पर बहुत मजबूर भी हैं। तो आप मजदूरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि मजदूरी करते रहिए। फोन के बाहर भी एक दुनिया होती है। ठीक है, लिंक सेंड कर दो। उसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। और खबरों को देखने का नजरिया रखें पॉजिटिव, जैसा कि हम करते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा समय देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। नमस्कार।